नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, इस प्रोग्राम के तहत 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनको हमने न्यूज़पेपर से लिया होता है उस पर चर्चा करते हैं। अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज़ द वेरी राइट टाइम जब आपको करंट अफेयर्स तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। इन वीडियोज़ के जरिए हम डेली करंट अफेयर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका तैयार कराते हैं। तो अगर आप आज से भी इन वीडियोज़ को देखना स्टार्ट करते हैं तो 2023 में जो आपका एग्जाम आएगा उस तक आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। करना तो देखिए 1.5 साल का करंट अफेयर तैयार चाहिए, तो हमने पिछली वीडियोस जो बना दी हैं अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखिएगा। एक नियम बना लीजिए, ये वीडियोस आपको रोजाना देखनी ही है और इनके द्वारा मुझे करंट अफेयर तैयार करना ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को समझना वीडियोस को सुनने के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्रीन पर देखते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक। ये देखिए आसियान, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी देखिए एक आर्टिकल आया था कि जो म्यांमार के मिनिस्टर हैं उनको शायद आसियान की जो मीटिंग होने वाली है उसमें कॉल ना किया जाए। तो ये तो पर से इज़ नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट आसियान क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में तो जो पहला वर्ड है ये एक क्षेत्रीय संगठन है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आसियान मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उनकी क्या एक एसोसिएशन है, राइट। मैंने बोला संगठन, तो जब हम साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं मतलब हम किसी पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं, ना तो ये नेशनल एक इंस्टीट्यूशन है कि भाई केवल राष्ट्र के स्तर पे हो, ना ही इंटरनेशनल है कि पूरे वर्ल्ड की इसमें भागीदारी हो, बट क्या एक रीजनल आप कह सकते हैं एसोसिएशन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो उपनिवेशी राष्ट्र थे उनके बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। इसका एक आदर्श वाक्य है, उसके बारे में देख लेते हैं। वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी, इस विजन पे काम करता है। अगर सचिवालय की बात करें तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य राष्ट्र हैं तो देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, राइट। इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1967 में एक बैंकॉक घोषणा दरअसल हुई थी, और जो आसियान के संस्थापक राष्ट्र थे, देखिए अभी तो ये है लेकिन उस टाइम पे कोई फाउंडिंग मेंबर्स रहे होंगे जिन्होंने इस घोषणा के जरिए साइन करके आसियान की जो है स्थापना की थी, ठीक है। और इसको देखिए बैंकॉक घोषणा को आसियान घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से वो फाउंडर देश थे जिन्होंने एक्चुअली उस टाइम की जो घोषणा हुई थी उसके अकॉर्डिंग आसियान की स्थापना की थी? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, राइट। इनको अलग से ध्यान रखना है कि भाई जो हमारे टोटल आसियान कंट्रीज हैं उनमें से कौन सी वाली फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में जानी जाती हैं। इसके बाद देखिए कुछ डेट इंपॉर्टेंट है, जैसे 2008 में देखिए आसियान का चार्टर लागू हो गया था और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, ठीक है। इसके बाद 2015 की बात करें तो जो आसियान समुदाय है, आसियान कम्युनिटी है, इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो देखिए अगर ये दक्षिण पूर्व एशिया के लिए काम करता है तो कहीं ना कहीं उस रीजन की वृद्धि हो, समृद्धि हो, वहाँ पर चीज़ें अच्छे तरीके से हो पाएँ, इन कंट्रीज़ का आपस में कॉपरेशन अच्छा हो, इसी के लिए काम करता होगा। तो देखिए जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उसमें समृद्ध और जो शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए काम करता है, राइट। तो ये हमने आसियान समझा। अब हम देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, ये क्या है? पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम या फिर योजना। देखिए एक आर्टिकल आया था छोटा सा, पीएम टू रिलीज एड फॉर कोविड ऑर्फन्स टुडे। तो जो ये ऑर्फन्स के लिए जो एड रिलीज हो रहा है, एक्चुअली जो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम है इसी के तहत हो रहा है, तो मतलब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। देखिए हम सभी जानते हैं कि जब कोविड की महामारी आई तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को देखिए खो दिया। बहुत बुरी बात है ये, लेकिन कह सकते हैं ना कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो इसी दौरान कुछ बच्चे क्या है यतीम हो गए, अनाथ हो गए, उनके मदर और फादर नहीं रहे। तो उन बच्चों को देखिए किसी गलत समुदाय के हाथों में वो ना चले जाए, जैसे मानव तस्करी या गुलामी, है ना, या फिर मतलब उनकी हरासमेंट ना हो। उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए, उनको एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जो पीएम केयर फंड है उनका, उसके तहत कुछ पैसे आवंटित कर दिए गए हैं कि भाई इन पैसों को
हम यूज़ करेंगे इन बच्चों की एजुकेशन में, और जब तक इन बच्चों को कोई काम नहीं मिल जाता तो इनको थोड़ा सा इनका खर्चा निकालने के लिए, राइट। तो बेसिकली जो कोविड ऑर्फन, देखिए इसे वर्ड क्या है, कोविड ऑर्फन्स, ठीक है। तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या है, सपोर्ट करने के लिए इस स्कीम को लेकर आई है, राइट। देख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया जिन बच्चों के कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या उनके जो कानूनी अभिभावक थे या उनके दत्तक माता पिता कोई थे वो खो दिए थे, वो इस योजना के क्या है, पात्र होंगे। देश भर में देखिए कुल 577 ऐसे बच्चों की जो है पहचान की गई है। तो इस योजना के तहत क्या होगा, तो सबसे पहले तो देखिए जो पीएम केयर फंड है उससे 10 लाख रुपए का एक कोष जो है आवंटित किया गया है। 10 लाख रुपए जो है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए दे दिए गए हैं। तो इस कोष का उपयोग जो है जब आप 18 साल की आयु के हो जाएंगे उसके अगले 5 वर्षों तक जब आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे होंगे, तो जो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं इसके, तो उनको क्या है, मानसिक वित्तीय सहायता या छात्रवृत्ति देने के लिए प्रयोग किया जाएगा। 18 साल के आप हो गए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो बीच के 5 साल के लिए आपको क्या है, एक तरीके से स्टाइफंड गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और जब आप 23 साल की एज पूरी कर लेंगे तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मुश्त रूप में कोष की राशि जो है आपको मिलेगी, ताकि अगर आप कोई अपना काम धंधा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सके, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। ये तो हुई देखिए हायर एजुकेशन की बात। तो मान लीजिए कुछ बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको तो भी प्राइमरी एजुकेशन ही दिलवाना ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी प्रावधान किए हैं। जैसे छोटे बच्चों की शिक्षा का खर्च देखिए जो केंद्रीय विद्यालय और निजी स्कूलों में प्रवेश के माध्यम से उठाया जाएगा, और बच्चों को देखिए उच्च शिक्षा के दौरान जो उनकी ट्यूशन की फीस है या फिर जो एजुकेशन लोन है, एक्चुअली इनके लिए भी क्या है, छात्रवृत्ति दी जाएगी या आप कह सकते हैं आर्थिक सहायता दी जाएगी। और वो जो लोन ले रहे हैं उस पर जो क्या है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट तो लगातार करना पड़ता है ना, लोन तो आप बाद में चुकाएंगे, तो जो ब्याज है वो बच्चा तो चुका नहीं पाएगा, तो वो भी देखिए सरकार ही करेगी और इस पीएम केयर फंड्स के द्वारा ही उस इंटरेस्ट का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा देखिए जो आयुष्मान भारत योजना है, इसके तहत ऐसे सभी बच्चों को लाभार्थी के रूप में, बेनिफिशियरीज के रूप में देखिए नामांकित किया जाएगा, ताकि उनको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर जो है दिया जा सके, राइट। तो ये गवर्नमेंट कर रही है। और ऐसे बच्चे जब तक 18 साल के नहीं हो जाते तब तक जो प्रीमियम राशि का भुगतान करना है, देखिए बीमा कवर में प्रीमियम राशि का तो भुगतान करना ही पड़ेगा, तो वो भी देखिए पीएम केयर्स फंड के द्वारा जो है गवर्नमेंट ही करेगी, राइट। अब जब हम बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं पीएम केयर्स फंड, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो देखिए सरकार ने कोविड-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन, कोई भी आपातकालीन स्थिति हुई है, तो उससे निपटने के लिए क्या है, एक प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष की स्थापना की है। ये क्या है, एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। क्या है, एक ट्रस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा इसके अन्य मेंबर्स के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। इसमें देखिए कितना आप दान कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। अगर आप 2 रुपये भी दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, तो मतलब ज़्यादा जनसंख्या जो है इसमें कवर होती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इस जो पीएम केयर्स में योगदान किया है, मान लीजिए आपने कुछ 50-60 हज़ार रुपये कर दिया है, कुछ लाख रुपये आपने दान कर दिए, तो मान लीजिए कोई कंपनी है उसने जो है 60-70 लाख रुपये इस पीएम केयर फंड में भुगतान कर दिए, तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस कॉर्पोरेट की, उसके तहत ये माना जाता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए संस्थाओं की जो कॉर्पोरेट्स होती हैं उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं निर्धारित कर दी गई है कि भाई आपका जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज का भाग आप ऐसे कामों पे खर्च करेंगे जो सोसाइटी के लिए अच्छे हों। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जितना आपका परसेंटेज था वो सारा या उसका कुछ हिस्सा पीएम केयर्स फंड में दे दिया, तो वो यही माना जाएगा कि आपने जो है अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा किया है, राइट। ये सी का पार्ट माना जाएगा। तो इतना आप समझ गए। अब देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, ये है वेस्ट नील वायरस। इसके लिए देखिए एक आर्टिकल आया था कि तिरुसूर में देखिए वेस्ट नील फीवर की वजह से एक मैन गैस कम कर गए हैं। तो ये तो एक कंटेक्स्ट था, देखते हैं ये क्या है। तो जो वेस्ट नील वायरस है इसको हम WNV के नाम से देखेंगे। ये क्या है, एक मच्छर जनित बीमारी है,
ठीक है। और मुख्यतः ये कहाँ देखी गई है, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वीपीय देश है वहाँ पर ये पाई जाती है। अगर बात करें पहली बार इस बीमारी को हमने कब देखा, तो 1927 में ही देख लिया था, कोई नई बीमारी नहीं है। हाँ, तो 1927 में युगांडा के पश्चिमी नील उपक्षेत्र में देखिए इसकी खोज की गई थी और इसीलिए इसका नाम वेस्ट नील वायरस जो है पड़ गया है, राइट। इसके बाद देखिए जो अगर इसका पहला गंभीर प्रकोप की बात करें तो वो 1990 के दशक के दौरान जो अल्जीरिया और रोमानिया था वहाँ पर हुआ था। इसके अलावा देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो न्यूयॉर्क शहर में 1999 में इसके मामले देखने को मिले थे। इसके लक्षण क्या होते हैं, तो देखिए जो 80% लोग होते हैं इस वायरस से पीड़ित, या तो इनमें कोई लक्षण होते ही नहीं या फिर बस एक हल्का बुखार हो सकता है, ठीक है, शरीर में दर्द, उल्टी, हेडक, ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। मेन चीज़ आपने ध्यान ये रखनी है कि जो वेस्ट नील वायरस है इसकी वजह से घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो सकती है, ठीक है। लगता है कि बस एक हल्का सा फीवर हुआ है बट न्यूरोलॉजिकली आपको कोई डिजीज़ हो सकती है गंभीर वाली, ठीक है। और देखिए वर्तमान में बात करें तो इसके लिए कोई वैक्सीन या टीका उपलब्ध नहीं है, राइट। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, इतना बस ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसके बाद देखिए फोर्थ टॉपिक, आपको पता होगा कि अभी देखिए नो टबैको डे, वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट किया गया। कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी थीम बताइएगा कि इस बार जो वर्ल्ड नो टबैको डे था तो उसकी थीम क्या थी, राइट। तो देखिए इसकी वजह से ये थोड़ा सा न्यूज़ में है। इसके अलावा देखिए झारखंड को जो है WHO अवार्ड भी मिला है टबैको को कंट्रोल करने के लिए, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी सी बात है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस तम्बाकू को, इस टबैको को लेकर इंडिया में क्या पॉलिसीज़ हैं। हम जो ये कह रहे हैं कि भाई इससे बचाव होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए भारत ना केवल एक सबसे बड़ा तम्बाकू उत्पादक देश है बल्कि विश्व में तम्बाकू के सेवन से होने वाली जो मौत है उसका 1/6 पार्ट भी भारत में ही होता है, ठीक है। हम उगा भी रहे ज़्यादा हैं, हम खा भी रहे ज़्यादा हैं और हम मर भी ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं तो फिर गवर्नमेंट क्या है, एक राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून लेके आई। कब लेके आई, 2003 में ही ले आई थी, ठीक है। और इस कानून को देखिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध, व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन के अधिनियम का नाम जो है दिया गया। बहुत लंबा सा नाम दिया गया है, आई तो कैन नॉट रिमेंबर, है ना, यू डोंट हैव टू, आपको बस क्या करना है, इतना पता हो, ये डेट पता हो, ठीक है। तो जब कभी भी एग्जाम में आपको लिखने के लिए आएगा तो इस अधिनियम को इस डेट के साथ लिख देंगे तो काम बन जाएगा। प्रीलिम्स में भी आएगा तो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के साथ आएगा, और अगर इसके साथ भी आया तो अपने को तो याद है कि हाँ एक ऐसा बड़ा सा नेम था, तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो अधिनियम है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, ये थोड़ी सी आपको पता हो, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो कई बार वो स्टेटमेंट के रूप में यही पूछते हैं किस कानून के द्वारा इस चीज़ को जो है प्रतिबंधित किया गया है, तो किया गया है कि नहीं किया गया है ये पता होना चाहिए। तो जैसे जो इसकी धारा 4 है वो ये कहती है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान क्या है, निषेध है, ठीक है। धारा 5 क्या कहती है कि जो तंबाकू उत्पाद है उनका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर भी निषेध है। तो स्टेटमेंट में अगर ये आ गया कि डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिट की गई है बट इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट को भी देखिए रोका गया है। इसके बाद इसकी जो धारा 6A है या 6 क्या है वो ये कहती है जो 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चे हैं अगर उनको आप तंबाकू बेचते हैं तो ये एक अपराध माना जाएगा, और इसके लिए आपको बकायदा एक एडवर्टीजमेंट अपनी शॉप्स के बाहर लगाना होगा कि हम इस एज से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू नहीं बेचते हैं। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो जुर्माना और सजा दोनों हो सकती है। फिर देखिए इसकी धारा 6ख या 6B है, ये कहती है जो शिक्षा संस्थान है, ठीक है, जो आपके एजुकेशनल परिसर वाली जगह है वहाँ पर 100 यार्ड के भीतर तंबाकू उत्पाद की बिक्री अगर की गई तो एक दंडनीय अपराध होगी, राइट। तो ये कुछ धाराएं हैं जो इम्पोर्टेंट थी, इनके बारे में बस पढ़ लीजिएगा। अब इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, तो देखिए बाकायदा एक संधि है इंटरनेशनल लेवल पर, कौन सी है, तो WHO का फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए तंबाकू नियंत्रण के संबंध में ये जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है इसकी पुष्टि भारत के द्वारा ऑलरेडी की गई है। और अगर बात करें तो जो हमारे सतत विकास लक्ष्य है उसका एक अभिन्न अंग है, हेल्थ की तो हम बात करते ही SDG में। फिर देखिए एक राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, ये भी सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, ये भी आपको पता हो क्या है।
देखिए भारत सरकार ने ये जो कार्यक्रम है इसको देखिए 2007 में लागू किया था ताकि जो कानून है उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके, राइट। इसका देखिए उद्देश्य क्या है, जो तंबाकू नियंत्रण कानून है और तंबाकू के उपयोग से होने वाले जो हानिकारक प्रभाव हैं इनके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता जो है प्रसारित की जाए। कई बार लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या कोई कानून है, हम जो चीज़ कर रहे हैं क्या वो सच में क्राइम है, उनको अवेयरनेस ही नहीं होती। कई बार तंबाकू की वजह से लॉन्ग टर्म में क्या कुछ हो सकता है ये पता ही नहीं होता। अच्छा, आप कभी हॉल में मूवी देखने गए हैं तो एक ऐड नहीं दिखाते हैं कि और वो सिगरेट पीता था, आई थिंक मुकेश नाम था, आई डोंट नो क्या नाम था, और उसके वो ब्लैक कलर के फेफड़े दिखाते हैं, बोलते टार निकला है, बहुत सारा टार। तो मतलब उसको देख के फील होता है कि हाँ इट्स अ बैड थिंग। तो इस तरह की चीज़ें जो टच करें आपको, जिनको देख के आपको फील हो, जैसे आप अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने गए हैं और आपकी फैमिली उस एडवर्टीजमेंट को आपके साथ बैठ के देख रही है और फिर आपको कह रही है कि मतलब इस तरह की चीज़ें देखिए, आप क्यों नहीं रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो देखिए पड़ता ही है। तो जागरूकता फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के लिए कौन सा कार्यक्रम है, तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है, राइट। चलिए इसके बाद देखिए हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एशियन एलिफेंट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा न्यूज़ में देखिए हाथियों के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रश्न जो है यूपीएससी ने पूछा भी था, जिसके बाद थोड़ा हंगामा भी हुआ था कि भाई ये क्या पूछ लिया, तो कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना। तो खैर हमें पता होना चाहिए कि जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो क्या है। तो आप देखिए कि जो एशियाई हाथी होते हैं दरअसल वो एशियाई महाद्वीप में सबसे बड़े स्थलीय स्तनपायी हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्थल वालों की, जल को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये थोड़े छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं, इनको ध्यान दिया कीजिए। फिर ठीक है, ये कहाँ है, भारत में तो है ही, इसके अलावा जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 13 देश हैं वहाँ पर जो सूखे हुए जंगल और घास के मैदान है वहाँ पर निवास करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं जैसे सवाना टाइप की जो घास नहीं होती उस तरह के घास के मैदानों में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सवाना यहाँ मिलती है, मैं कह रही हूँ उस तरह के घास के मैदानों में ये जो है मिलते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ की वजह से एक्चुअली न्यूज़पेपर में थे, एक्चुअली एक मदर एलिफेंट थी, उनके बेबी एक्चुअली डेथ हो गई थी, तो उन बेबी को एक्चुअली वो लेकर पूरा रोम अराउंड द फॉरेस्ट कर रही थी और मतलब बड़ा ही एक दुख भरा दृश्य था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में थे। खैर आते हैं टॉपिक पर वापस। तो देखिए जो एशियाई हाथी हैं उनको अगर IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो एंडेंजर्ड जो है कैटेगरी दी गई है। एशियाई हाथी में देखिए 3 प्रजाति होती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो भारतीय हाथी, इसका मतलब भारतीय हाथी किसकी एक सब स्पीसीज है, एशियाई हाथियों की, राइट। दूसरे सुमात्राई हाथी और तीसरा देख ले श्रीलंकाई हाथी है। इसके अलावा देखिए एशियन के अलावा अफ्रीकन हाथी भी होते हैं जो साइज में जो एलिफेंट एशियन वाले उनसे बड़े होते हैं। कई बार डिफरेंस भी पूछने को आ जाता है। फिलहाल हम अपने आप को सीमित रखेंगे सिर्फ इंडियन हाथी तक। तो देखिए भारतीय हाथियों की बात करें तो ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय धरोहर पशु है, नेशनल हेरिटेज एनिमल ये इंडिया का है, ठीक है। और जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची 1 में आते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए जो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक संधि है CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, उसकी भी देखिए क्या है अनुसूची 1 में इनको शामिल किया गया, हाईएस्ट प्रोटेक्शन जो है इनको दी गई है, राइट। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो अफ्रीकन हाथी हैं और जो एशियन हाथी हैं उनके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 5वां टॉपिक समाप्त होता है और साथ ही समाप्त होती है वीडियो भी। बहुत जल्द मैं एक नई वीडियो के साथ आपको मिलूंगी और इसी तरीके से हम डेली करंट अफेयर तैयार करते रहेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। नमस्कार, थैंक यू।